नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस डी सीरीज में आज हम एक अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स पहले से ये वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनको मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एक एडवाइस दे देता हूँ, एडवाइजरी जारी कर लेता हूँ उनके लिए। देखिए, पिछले हफ्ते से हमने शुरू किया था मेंस डे प्रोग्राम का 2025 वाला वर्जन, जिसके अंदर हम रोज एक एक क्वेश्चन मेंस का डिस्कस करते हैं। उसमें से हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस करना है, स्पेसिफिकली उस पर बात करें, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने पर बात करें, एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्रिएट करने के ऊपर फोकस करें, ताकि मेंस एग्जाम जब आप एक्चुअल में लिखेंगे 2025 में तो आपका पहले से कुछ फ्रेमवर्क्स तैयार हो। यहां पे मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला सवाल आपसे पूछा था और मैंने कहा था कि कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से इसका कंक्लूजन कोटेशन के थ्रू हो सकता है। वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन कंक्लूड इज अ कोट, जहां पे आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सीएजी के बारे में एग्जाम्पल साइट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज इस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द आर्टिकल्स एज वेल एज वी स्टार्टेड फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। बहरहाल मुझे ये वाला जो कंक्लूजन दिया गया है एट देवेश रे ने उस कमेंट सेक्शन के अंदर, वो बेहतरीन लगा, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया क्या है किसी भी कंक्लूजन को जज करने का? 3 बेसिक क्राइटेरिया है। नंबर 1, वो फॉरवर्ड लुकिंग हो या थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो। सेकेंडली, उसकी वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 25-30 वर्ड से ज्यादा का कंक्लूजन सोच रहे हो लिखने का, आपके पास एक्चुअल एग्जाम में स्पेस नहीं होगी। एंड लास्टली, अगर वो अच्छे से समराइज कर सकता है, कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे देवेश रे ने जो ये कंक्लूजन लिखा है, मुझे ये बेहतरीन लगा। ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, है ना। मैं और आप और यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो डिस्कस डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हम एक तरीके से स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि वर्ड लिमिट बराबर हो, 20-25 वर्ड का हो, समराइज करता हुआ हो या नहीं हो, दैट मे और मे नॉट समराइज द आंसर। ठीक है, और बट इट शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो ये जो चीज है मुझे इस कोटेशन में लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल whether they entertain civil as well as criminal cases। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया था। नाउ बिकॉज इट्स अ 2 पेज आंसर, आपके पास ज्यादा जगह नहीं है। एक्सप्लेन और डिस्टिंग्विश करना, आप एक ही में एक्सप्लेन और डिस्टिंग्विश करोगे। मतलब आप पहले उसको एक्सप्लेन करो, फिर इसको एक्सप्लेन करो, उसके बाद दोनों को डिस्टिंग्विश करो। इससे बेहतर फ्रेमवर्क है कि पहले तो आप इंट्रोड्यूस कर दो विद डेटा, क्योंकि इन लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल को, या आप जो कहते हो मीडिएशन अथॉरिटीज को, इन सबको एक ब्रैकेट में रखा जाता है जिसका नाम होता है एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल। तो आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल की रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई करते हुए इंट्रोड्यूस करोगे। 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस तीनों लेवल ऑफ अदालतों में भारत में पेंडिंग है, इसलिए लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल एक होप प्रोवाइड कर सकते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में। सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्योंकि 150 शब्द का आंसर है। आप इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा के इंट्रोडक्शन सोचोगे, उतनी देर में 2-3 मिनट निकल जाएंगे। Second part of the question is explain and distinguish. So better to both explain and distinguish in a tabular manner. टेबल यहां पे काम आएगा। लोक अदालत एक मीडिएशन या कंसिलिएशन का फोरम है जहां पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है, जबकि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल एक तरीके से क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी या अथॉरिटी है। तो अगर आप देखोगे कि इसकी फॉर्मेशन का पर्पस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। लोक अदालत चाहता है छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स लोगों के बीच में होते हैं उनको कोर्ट ना जाना पड़े, कोर्ट के बाहर ही वो बाहर ही सेटल कर दे। तो वो वहां पे नेगोशिएशन करवाते हैं, वो वहां पे मीडिएशन करवाते हैं, वहां पे वो सेटलमेंट करवाते हैं। दिस इज द अप्रोच। वेरएज आर्बिट्रेशन का अप्रोच ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल डिस्प्यूट अराइज होता है 2 पार्टीज के बीच में, तो उसको किस प्रकार से आपने रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने के लिए एक थर्ड पार्टी के पास आप जाते हो। ठीक है, आर्बिट्रेशन एक फॉर्मल मैकेनिज्म होता है जिसका एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करते हैं। मे नॉट बी द सेम एज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, बट इट स्टिल हैज इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। आर्बिट्रेशन जो होती है उसमें यह रिक्वायरमेंट होती है कि प्री आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब
दो पार्टीज आपस में बिजनेस कंडक्ट कर रही हैं, एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं, तो वो उसी वक्त अपने एग्रीमेंट के अंदर ही एक क्लॉज लिख देंगी और उस क्लॉज में ये लिख देंगे कि यदि हमारे बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम इस आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, या दोनों डिसाइड कर लेंगे उस वक्त कि कौन से आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के पास जाना है, डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट। जबकि लोक अदालत में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका पहला एग्रीमेंट होना चाहिए था उसके बाद ही आप लोक अदालत के पास जा सकते हो। लोक अदालत इज जस्ट एन इनफॉर्मल फोरम जहां पे डिस्कशन करके, नेगोशिएट करके, आपस में मांडवली करके एग्रीमेंट करवाया जा सकता है। इसलिए ये मीडिएशन और कंसल्टेशन इनफॉर्मल सेटअप में करवाता है, जबकि एक तरीके से ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के आसपास होता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन आर्बिट्रेशन, बट सिमिलरली रिप्रेजेंटेटिव होता है। आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, फिर यहां दूसरी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वकील या आर्बिट्रेशन प्रोफेशनल। यहां पे आप खुद भी जाके अपनी बात कह सकते हो सिंपली, है ना, कि मुझे ये सेटलमेंट करवाना है। ठीक है, लोक अदालत also has a statutory backing in India, legal backing. Arbitration Tribunal also has a statutory और legal backing. लोक अदालत को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सालसा, नालसा, SCLSA के द्वारा, और आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल इस कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी बनवा सकता है या अपने हिसाब से रजिस्टर करवा के आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं। जो लोक अदालत के फैसले होते हैं वो बाइंडिंग तभी होते हैं अगर पार्टीज उस पर एग्री करती है, क्योंकि आप एक मीडिएटेड सेटलमेंट करवा रहे हो। इसलिए उस वक्त जो मान लीजिए प्रपोजल रख दिया कि ए जो है वो बी को 75,000 रुपए देगा, तो दोनों ए और बी उसको एग्री करेंगे, उसके बाद ही वो अप्लाई होगा। लेकिन क्योंकि आर्बिट्रेशन में आपने प्री आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, इसलिए जो भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड होगा, उसको जजमेंट नहीं कहते हैं, आर्बिट्रेशन के आउटकम को उसको अवार्ड कहते हैं। तो जो अवार्ड होगा वो दोनों पे बाइंडिंग होगा। दे विल नॉट टेक कंसेंट बिफोर गिविंग दैट अवार्ड। हाँ, उस अवार्ड को आप अपील जरूर कर सकते हो ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट के तहत आप उसको कोर्ट्स के अंदर, लेजिटिमेट कोर्ट्स के अंदर अपील कर सकते हो ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि जो मेन सेकंड कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था वो क्या था। सेकंड कोर डिमांड था कि क्या ये सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस सुन सकते हैं, तो दोनों के लिए आंसर इज डिफरेंट। इन केस ऑफ लोक अदालत, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस लोक अदालत सुन सकता है। ऐसा मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में भी और प्रीमिक्स में भी डिस्कस कर चुका हूं, और मेंस डे के अंदर ही मैंने लोक अदालत से जुड़ा एक आंसर डिस्कस किया था। शायद वो 2024 के लिए था या 23 के लिए था, आई डोंट रिमेंबर, बट यही यूट्यूब वीडियोस के अंदर ही मैंने कहीं पे लोक अदालत के बारे में डिस्कस किया था। आप हमारी पिछली प्लेलिस्ट भी देख लेना, ठीक है, कि वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर एज वेल। डिसीजन बाइंडिंग वाला हमने पॉइंट हो गया, अवार्ड बाइंडिंग एज पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एंड फाइनली आप एक और बात कह सकते हो कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, अच्छा यहां पे लिख दिया हमने कि सिविल डिस्प्यूट्स के लिए ही यूज होता है, और प्राइमरी इसका पर्पस कमर्शियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए होता है, प्राइमरी पर्पस। बाकी चीजें भी हो सकती है बट कमर्शियल पर्पसेस के ऊपर ज्यादा फोकस है। यहां पे फैमिली का डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो सकता है, कोई भी लोक अदालत के पास आ सकता है। ऑल्सो इंक्लूड्स द क्रिमिनल ऑफेंसेस, स्मॉल क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब सोशल वेलफेयर और लीगल एड की पर्सपेक्टिव से लोक अदालत इंट्रोड्यूस की गई थी। मतलब जो गरीब जनता है, जिनको एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, ज्यादा लोक अदालत का एक्सेस अभी उनको है। और आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में, एक लाइन यहां पे लिखोगे, रीसेंट टाइम्स मीडिएशन एंड अदर एडीआर आर बीइंग प्रमोटेड अक्रॉस सोशल क्लासेस और अक्रॉस सिटीजनरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023, इतना लिखना है बस, है ना। तो क्योंकि आपने एक ऑब्जर्वेशन दी है यहां पे, कुछ तो यूनिक करना है ना इस आंसर में, क्योंकि बेसिक है आंसर, है ना, तो कुछ तो यूनिक करना है। तो रीसेंट आप देखोगे मीडिएशन और एडीआर को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू फॉर एग्जाम्पल मीडिएशन एक्ट, और भी कुछ मेजर्स हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सब वगैरह। लास्ट पार्ट में आप इन दोनों के कंसर्न्स बताओगे कि ये दोनों चल तो रहे हैं बट देयर आर सर्टेन कंसर्न्स। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोग एक्सेप्टेंस ही नहीं करते जब तक कोर्ट का शक्ल नहीं देख लेंगे, कोर्ट का ऑर्डर नहीं देख लेंगे। उनको लगता है ये तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस हैं। डिले और बैकलॉग इनमें भी देखा जा रहा है। हियर आल्सो दिस यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, कंसर्न्स लाइक दिस कॉर्नर में, और ऐसे फ्लो चार्ट में दिखा दो, क्योंकि स्पेस नहीं होगा ना इतना, आप तो टेबल बड़ा सा बना चुके हो। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक प्रेफरेंसेस, लोग चाहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, लोग चाहते हैं आर्बिट्रेशन जो है वो अपने लेवल पे इंडिविजुअल
लेवल पे जो है वो लोकल लैंग्वेजेस में हो, वो अभी तक पेनिट्रेशन नहीं दिखी है, खास तौर पे आर्बिट्रेशन की तो नहीं दिखी। एंड रेजिस्टेंस टू सेटलमेंट, लोग सेटलमेंट करने के लिए रेजिस्टेंस है क्योंकि कल्चर है, ठीक है, कल्चर एक प्रकार का बना हुआ है। तो आप इन कारणों को, इन चीजों को हाईलाइट करोगे। नाउ माय आंसर, माय कंक्लूजन फॉर दिस विल हैव अ वे फॉरवर्ड। देखो एक टिप जो आज के लेक्चर में मैं आपको देना चाहता हूं कि जो 150 वर्ड का क्वेश्चन होता है उसमें कई बार आपको, आपके पास वे फॉरवर्ड या आगे क्या करना चाहिए उसके लिए जगह नहीं होती है इन द बॉडी। तो आप अपने कंक्लूजन को ही वे फॉरवर्ड बनाओगे उसमें, ठीक है। आप अपने कंक्लूडिंग लाइन को 2 लाइंस में डिवाइड करोगे और उसको वे फॉरवर्ड बनाओगे कि आगे क्या करना चाहिए। अब मेरा आपसे हर सेशन की तरह इस सेशन में भी सवाल है कि आप इसे कैसे कंक्लूड करोगे, मुझे कमेंट्स में बताओ। कमेंट्स में मुझे बताओ, आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है इन सेशंस में, तभी ये टू एंड फ्रो हमारा डिस्कशन चल सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रवचन देके चला जाऊं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। देखो मैं दुनिया भर का ज्ञान यहाँ पे देने के लिए तैयार हूं, किताब पढ़ के आपको बता सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हो अपने एग्जामिनेशन के अंदर, मेरा आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसलिए आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे, इसलिए आप ही अभी कंक्लूजन लिखोगे कमेंट सेक्शन में, और मैं जो बेस्ट 2 कंक्लूजन होगा उसको रीड आउट करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके साथ साथ मैं आपको एक और रिमाइंडर देना चाहता हूं कि जो कंप्लीट मेंस मेंटरशिप बैच है यूपीएससी 2025 का, उसे आप अवेल कर सकते हो। आज से ही उसकी शुरुआत हो रही है और ज्योग्राफी के अंदर आज के 2 सवाल जो है मैंने उस बैच में दे दिए हैं। स्टूडेंट्स लिखेंगे, उसे इवैल्यूएट करवाएंगे मुझसे ही, और फिर उसके बाद वीकली डिस्कशन, वीकली लाइव सेशन के थ्रू मैं उन्हें आंसर्स को डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं 1-on-1 सेशंस भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में लूंगा। तो प्लीज इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स दे कैन एनरोल। इफ नॉट then tomorrow 12 PM we'll meet again. Thank you and please comment the conclusion.